हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। मान लीजिए आपको किसी मसले पर एक निर्णय तक पहुंचना है और उस निर्णय पर पहुंचने के लिए आप किसी एक व्यक्ति से सलाह लेते हैं और उससे सलाह लेने के क्रम में आपको लगता है शायद वह सही हो या गलत हो, तो आप एक अन्य व्यक्ति के पास जाते हैं। अब होता यह है कि उसकी सलाह जस्ट पहले व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह से उल्टी हो गई, अलग हो गई। तो आप क्या करेंगे? एक से ज्यादा लोग के पास जाएंगे, 2 या 3 लोगों के पास जाएंगे, फिर आप 2-3 लोग मिलके आपको एक सलाह देते हैं। लेकिन फिर दिक्कत होती है कि आप देखते हैं कि अन्य 2-3 लोग बाद में आपको मिलते हैं तो वो जस्ट उसका उल्टा सलाह दे रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय लेने लगते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण मामला होता है तो ऐसा ही आप करते हैं। छोटा मोटा मामला होता है तो आप कम लोगों की सलाह से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मामला अगर कोई बड़ा है, कोई बड़ा मसला है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, तो कोशिश यही होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से सलाह लें, राय लें। उसी प्रकार से जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह भी कार्य करता है। जब किसी मामले में जरूरत पड़ती है कि ज्यादा से ज्यादा जज अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, अपने आयाम रखें, तो उसके लिए संविधान पीठ का गठन किया जाता है। और यानी कि संविधान पीठ का जो गठन किया जाता है जरूर किसी महत्वपूर्ण मामले के लिए ही किया जाता होगा। तो इसी से जुड़ी हुई एक खबर है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि आज की हालिया खबर क्या है। सबसे पहले यह जानेंगे, अब चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि हालिया खबर किससे है, संविधान पीठ से है, उसी संविधान पीठ को फिर हम जानेंगे कि आखिर यह संविधान पीठ क्या है। संविधान पीठ में फिर जजों की संख्या कितनी होती है, संविधान पीठ का गठन आखिर करने वाला कौन है, और संविधान पीठ का गठन अगर किया जा रहा है तो किन परिस्थितियों में, यानी कि किन वजहों से, क्या लक्ष्य लेकर संविधान पीठ का गठन आखिर किया जा रहा है। अंत में हम ये भी देखेंगे कि महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से हैं जिनके लिए संविधान पीठ का गठन किया गया। साथ में हम यह जानेंगे क्या वर्तमान में संविधान पीठ की आवश्यकता है, यानी कि संविधान पीठ का गठन जब से सर्वोच्च न्यायालय बना है 1950 के दशक से, तब से होता आ रहा है, तो क्या अभी भी आवश्यकता है? यह एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं हालिया खबर क्या थी। मैंने आपसे जैसे पहले ही बताया था कि हालिया खबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थी। तो अब इसके मामले में हुआ यह है कि जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित, उदय उमेश ललित, इन्होंने कुछ बातें कही हैं और इन्होंने कहा है कि ये अपने देख रेख में सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ अहम सुधार, अहम फैसले लेने वाले हैं। जिसमें से एक बहुत बड़ी बात थी कि 29 जो वर्तमान जज हैं उनमें से 25 जज अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे 5 संविधान पीठों का हिस्सा बना दिए गए हैं। किनके माध्यम से? उदय उमेश ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से। यानी कि कितने संविधान पीठ हो गए? 5 संविधान पीठ। सुप्रीम कोर्ट पूरे वर्ष में कम से कम एक संविधान पीठ के कामकाज का प्रयास करेगा। यानी कि अभी कुछ समय पहले तक एक भी संविधान पीठ नहीं था, और चूंकि भारत में स्थायी संविधान पीठ भी नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं होती है, इस वजह से उदय उमेश ललित जी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा कोई ना कोई वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में संविधान पीठ हो जो वर्ष भर कार्य करती हो लगातार। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि संविधान पीठ के कई मामले लंबे समय से लंबित थे। मतलब बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसके लिए आवश्यकता थी कि संविधान पीठ का गठन किया जाए, लेकिन संविधान पीठ का गठन नहीं किया गया, इस वजह से वे मामले लंबित पड़े थे। तो अब चूंकि गठन किया जा रहा है तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों को सूचीबद्ध किया है। लगभग 25 ऐसे मामले हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है, और उन्हीं मामलों में से कुछ मामले ये हैं: केंद्र की विमुद्रीकरण नीति का मामला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का मामला, व्हाट्सएप की गोपनीयता का मामला, असली शिवसेना पार्टी का जो हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर के लिए दावे किए जा रहे हैं उसका मामला, और हिजाब प्रतिबंध का मामला। आप इन सब मामलों को जानते होंगे कि यह खबर क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, ये मामले क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इन पर एक बड़ा फैसला आना भी जरूरी है, संविधान पीठ के माध्यम से आना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि संविधान पीठ है क्या। संविधान पीठ के बारे में अगर हम इतनी बात कर रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण है, तो उसको हम जीरो से शुरू करते हैं जानना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) में
संविधान पीठ के गठन का प्रावधान किया गया है। तो संविधान पीठ का गठन क्यों होगा यह भी बताया गया है कि कानून के महत्वपूर्ण, या तो संविधान की व्याख्या हो या कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, इन चीजों के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाएगा। अब लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, 5 न्यायाधीश जो होंगे वह कम से कम होंगे, कम से कम 5। यह बात यहां पर साफ साफ दिखाई देती है कि अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है। हालांकि जितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, अगर बेंच बैठेगी भी तो उससे ज्यादा संख्या होना मुश्किल है। तो बात आपको याद ही रखनी है कि न्यूनतम 5 है और अधिकतम आप अंदाजा लगा सकते हैं अधिकतम जितनी संख्या है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या अभी तक ली नहीं गई कि जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उतनी बड़ी बेंच अभी तक बैठाई नहीं गई है। भारत में ये बेंच अस्थायी है, यह बात पहले से बताई थी। मतलब कि किसी महत्वपूर्ण मामले में जब संविधान की व्याख्या हो या कानून से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करना चाहता है या बताना चाहता है कि असल बात क्या है, उसके लिए यह पीठ का गठन किया जाता है। लेकिन जैसे ही मामला खत्म हो जाता है उसके बाद यह पीठ नहीं रह जाती। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अधिकांश मामलों की सुनवाई और निर्णय 2 न्यायाधीशों और कभी कभी 3 सदस्यों की पीठ द्वारा किए जाते रहे हैं। तो यहां पर 5 की जो बात हुई यह तो तब हुई जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यानी कि संविधान से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण व्याख्या का प्रश्न हो या कानून से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर जानना जरूरी हो, क्योंकि अंतिम व्याख्याकर्ता कोई है संविधान का या कानून का, तो वह कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सामान्य तौर पर 2 या 3 जज मिलकर फैसला करते रहते हैं। जितने भी आम मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो उस बेंच को क्या कहा जाता है? तो 2 या 3 के मामले में बेंच का नाम होता है डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच में कितने जज होंगे? 2 जज होंगे या अधिकतम कुछ मामलों में 3 जज भी होते हैं। वरना जब संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन होगा तो उनकी संख्या न्यूनतम 5 होगी। अब यहां पर जो संख्या की बात हुई थी, जैसे हमने देखा कि अनुच्छेद 145(3) में संविधान पीठ में जजों की संख्या 5 तो न्यूनतम बता दी है, लेकिन इसके अलावा अधिकतम संख्या और संरचना स्पष्ट नहीं है। साथ में यह भी स्पष्ट नहीं है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह उसका हिस्सा होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम यह मान के चलते हैं कि बाध्यकारी नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कि वह संविधान पीठ का हिस्सा होगा, क्योंकि एक समय पे आप देखिए एक से ज्यादा संविधान पीठ का भी गठन हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम यह तो कह सकते हैं कि न्यूनतम संख्या तो निर्धारित है लेकिन अधिकतम निर्धारित नहीं है। लेकिन फिर भी हमें यह जानना जरूरी है कि अधिकतम अब तक में कितने हुए हैं, किसी पीठ में, संविधान पीठ में कितने जज बैठे हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक मामला था जिसमें कि 13 जज की पीठ बनी थी और जिस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एस.एम. सीकरी। अब अगली बात आती है कि गठन आखिर करता कौन है, गठन करने वाला कौन होता है? पहले ही बता चुका हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस वक्त होगा उस दौरान, यानी कि अभी अगर संविधान पीठ का गठन करना है तो जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यानी कि यूयू ललित हैं, वे गठन करेंगे। संविधान पीठ कानून के पृष्ठ पर एक व्यापक दृष्टिकोण देता है और कानून को परिभाषित करता है। संविधान पीठ का यही कार्य है कि वह कानून के प्रश्न पर व्यापक दृष्टिकोण तो देगा ही, साथ में कोई ऐसा प्रश्न व्याख्या से जुड़ा हुआ है जो कि जानना जरूरी हो जाता है आगे के नियम बनाने के लिए, उस पर भी अपना विचार प्रस्तुत करेगा और निर्णय के रूप में उसे रखेगा। अब बात आती है कि भारत में सबसे ज्यादा कितनी बार कोई जज पीठ का सदस्य रहा है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ 21 संविधान पीठों के सदस्य रहे हैं, यानी कि उसका हिस्सा रहे हैं। और उसके बाद देखें तो उसके बाद जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस अशोक भूषण यानी कि 15 बार रहे ए.एम. खानविलकर, और उसके बाद 10 पीठ के सदस्य रहे अशोक भूषण। तो यह वो संख्या है जो आपके मेंस के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अपने उत्तर को और अच्छा बनाने के लिए। अब देखिए किन परिस्थितियों में गठन किया जाता है, यह भी जानना जरूरी है। 4 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति तो हम जिस पे चर्चा कर चुके हैं कि संविधान की व्याख्या या कोई कानून का प्रश्न हो। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत किसी कानून या तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगता है। अब देखिए 143 के तहत ही राष्ट्रपति राय मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से। इसके लिए अगर एक पीठ
का गठन कर लिया जाता है और वह संविधान पीठ कोई निर्णय देता है या कोई राय जो अपनी देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के लिए वह निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। यह बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन बाकी वजहों से अगर कोई पीठ निर्णय देता है तो बिल्कुल बाध्यकारी रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में जब राष्ट्रपति राय मांग रहा है तो बाध्यकारी नहीं है। तीसरा है, जब दो न्यायाधीशों की पीठ या तीन, जिसको हम डिवीजन बेंच कहते हैं, एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय लेती है, अलग अलग निर्णय लेती है, ऐसे मामले में भी दिक्कत होगी कि एक जज की राय अलग है, दूसरे जज की राय अलग है। या तीन न्यायाधीशों की पीठ एक निर्णय देती है और उसी मामले में कोई अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ अलग निर्णय दे देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी गठन किया जाएगा संविधान पीठ का। तो ये जो चार परिस्थितियां हैं यह अब तक में कई बार बन भी चुकी हैं, इसलिए हमें देखना होगा कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मामले जो पहले सामने आ चुके हैं। जैसे एक मामला है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का। ए के गोपालन जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस दौरान वो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उनके विरुद्ध क्रांति कर रहे थे। इस दौरान अंग्रेजों ने उन्हें 1930 के दशक के अंत में उन्हें पकड़ लिया और जेल में कैद कर दिया। अगले दशक में भारत आजाद होता है और भारत के आजाद होने के बाद भी ये आजाद नहीं होते हैं। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय यह साफ साफ कहता है कि जो निवारक निरोध कानून है वह पूरी तरह से वैध है, उसे अवैध नहीं कहा जाएगा। और दूसरी बात यह भी कहता है कि जो ये तीनों 19, 21 और 22 हैं, इन्हें एक साथ करके नहीं पढ़ना चाहिए। तो यह जो बड़ा फैसला आया वह किसके माध्यम से आता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैठाई गई एक बेंच के माध्यम से आता है। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में इसके लिए फैसला आया। यह जो था केशवानंद भारती का मामला, इसमें संविधान से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था, यानी कि एक व्याख्या की आवश्यकता थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आधारभूत संरचना का एक सिद्धांत होता है जिसके तहत यह साफ किया गया कि उसमें साफ साफ यह बताया गया कि जो संसद है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन उसमें यह भी कहा तब तक कर सकती है जब तक कि वह आधारभूत संरचना सिद्धांत का उल्लंघन न करे, यानी कि भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन ना करे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अपने आप में बड़ा मामला था, इसलिए एक बड़ी पीठ का गठन किया गया जिसमें कि कितने जज शामिल थे? पहले भी आपको मैंने बताया था कि 13 जज शामिल थे। उसके बाद एक और मामला देखिए, इसके लिए भी संविधान पीठ का गठन किया गया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1962। और इसमें भी मेनका गांधी ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वह मूल अधिकार के हनन से संबंधित याचिका थी। जो पासपोर्ट कार्यालय था, पासपोर्ट कार्यालय ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। अब मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त हो गया तो उन्होंने आर्टिकल 21 का हनन की बात की, उसके अलावा आर्टिकल 19 की भी बात की। तो इस मामले में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में, बात यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पीठ का गठन किया उस पीठ ने क्या किया? उस पीठ ने साफ कर दिया कि आर्टिकल 21 का जो दायरा है वह और बड़ा है, साथ ही और बड़ा हो सकता है। इस प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए संविधान पीठ का गठन किया गया। ऐसे और भी महत्वपूर्ण मामले हैं जिसके लिए संविधान पीठ का गठन किया जाता रहा है और आगे भी किया जा सकता है। तो क्या वर्तमान में संविधान पीठ की आवश्यकता है, यह जानना जरूरी है। अभी तक तो होता रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने महत्वपूर्ण बातें थी, यानी कि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो संविधान से व्याख्या से जुड़े हुए मामले थे या कानून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, क्या उन प्रश्नों का निपटान हो चुका है? क्या संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों का निपटान हो चुका है? तो ऐसा तो है नहीं, अभी और मामले पड़े हुए हैं, इसलिए आवश्यकता तो है। लेकिन हम कुछ तथ्य देखते हैं, जैसे कि जब भारत आजाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है
तो 1950 के दशक में 13% ऐसे मामले होते थे जिसमें कि जो फैसले आते थे वो संविधान पीठ के द्वारा आते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि यह 13% नहीं रह गया है। इनफैक्ट पिछले साल जो यूयू ललित के पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके कार्यकाल में एक भी संविधान पीठ का गठन नहीं किया गया था। अब देखिए 1950 के दशक में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो उस दौरान कितने जज थे? 7+1 यानी कि 7 जज थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। उसके बाद अभी वर्तमान में 34 इनकी संख्या है। 2019 में इनकी संख्या बढ़ाकर 33+1 कर दी गई यानी कि 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि संख्या कितनी है? अधिकतम 34 है। अब आप देखिए संख्या बढ़ गई लेकिन संविधान पीठ का गठन कम होने लगा, उनके द्वारा हुए फैसलों की संख्या कम हुई है। जैसे कि 1960 के दशक में 134 मामलों के वार्षिक औसत से घटकर 2000 के अंतिम भाग में प्रतिवर्ष 6.4 मामलों का फैसला संविधान पीठ के द्वारा लिया गया। 1960 के दशक में कहां 134 मामलों का फैसला हो रहा था और 2000 के दशक में सिर्फ 6.4 मामलों तक सीमित रह गया। इसका मतलब कि जजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन संविधान पीठ की संख्या कम हुई, उनका गठन कम हुआ, उनके द्वारा निर्णय कम लिए गए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मामले नहीं थे, मामले अभी भी बहुत सारे लंबित पड़े हुए हैं। इस वजह से आवश्यकता है कि 488 मामले अभी 1 अक्टूबर 2022 तक में, 1 अक्टूबर 2022 है, इसको अगस्त की जगह अक्टूबर समझिएगा, 1 अक्टूबर 2022 तक में कितने मामले हैं? 488 मामले अभी लंबित हैं और अभी 25 मामलों को तो सूचीबद्ध किया गया है। उसके अलावा अभी फिर भी मामले बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से कहा भी गया है यूयू ललित के द्वारा कि साल में एक बेंच ऐसी रहेगी जो हमेशा कार्यरत रहेगी। यानी कि नियमित मामलों की संख्या हालांकि बढ़ी है, हम देखते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर संविधान पीठ का गठन नहीं किया जाएगा तो नियमित मामलों की संख्या इसका मतलब बढ़ ही रही थी। डिवीजन बेंच के माध्यम से बहुत सारे फैसले लिए गए। डिवीजन बेंच के माध्यम से लिए गए फैसलों की संख्या अगर हम पिछले कुछ 40-50 साल पहले जाके देखें तो उस तुलना में बढ़ी है, लेकिन संविधान पीठ के द्वारा लिए गए फैसलों की संख्या कम हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ऐसे मामलों में ज्यादा उलझी हुई दिखाई देती है जिनका संबंध संविधान की व्याख्या से नहीं है, कानून से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं बनता उनसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे फैसलों को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए सामने जो जुड़े हुए हों, जो वर्तमान में महत्वपूर्ण कानून है उनसे संबंधित कोई प्रश्न अगर खड़ा हो गया है उनसे। इसलिए आवश्यकता है कि अभी भी संविधान पीठ का गठन करते रहना चाहिए। तो अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज के टॉपिक से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान पीठ के गठन का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 145(1), अनुच्छेद 145(2), अनुच्छेद 145(3) और अनुच्छेद 143(1). आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।